हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान की विशेषताएं, राइट। और इसमें से हमने इसकी दो विशेषताएं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ ली है, जिसमें से की बात करें तो सबसे लंबा संविधान और उसके बाद की विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान। ठीक है, तो हमने देखा था कि सबसे पहले तो अमेरिका का जो संविधान था वो लिखित संविधान था। देन उसके बाद जो हमारे भारत का संविधान है वो लिखित सबसे लंबा संविधान है। ठीक है, यानी कि अमेरिका का जो संविधान था वो सबसे पहला लिखित संविधान था। लेकिन सबसे लंबे की बात करें तो सबसे लंबा संविधान भारत का था। ठीक है, जो लिखा हुआ था, क्योंकि संविधान दो तरीके के होते हैं, जिसमें से एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। लिखित का मतलब होता है जिसमें पूरा लिखित दस्तावेज होता है, और अलिखित जिसमें उसमें कोई जो भी उसके नियम कानून होते हैं लिखित रूप में नहीं होते हैं। ठीक है, उनके सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं कानून और मान्य किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो भारत का संविधान है वो एक लिखित संविधान है। उसके बाद की विभिन्न स्रोतों से कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। 1935 के एक्ट से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया जाता है, और जो भी अलग अलग देशों के संविधान से कुछ ना कुछ चीज़ें ली जाती है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, ये सारी चीज़ें हमको अलग अलग कंट्री से हम देखते हैं कि हम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे जो भी इसके नेक्स्ट विशेषताएं हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। बट उससे पहले कि आप में से जो भी इस चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें, तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यदि हम बात करें तो हम आपके लिए डेली एक एक टॉपिक सॉल्व करा रहे हैं, ताकि आपका जितना भी सिलेबस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से और नोट्स भी बनती जाए और आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम बात करें तो नम्य एवं अनम्यता का समन्वयन। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट अगली विशेषता है तीसरी, इसमें क्या है कि नम्य एवं अनम्यता का समन्वय, यानी कि बात करें तो संविधानों को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, जो संविधान होता है उसको नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जा सकता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे कहा जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, कठोर या अनम्य संविधान, यानी कि जो संविधान होते हैं उसको दो वर्गों में भी हम विभक्त कर सकते हैं, जैसे नम्य हो गया और अनम्य हो गया। तो अनम्य की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जिसमें संशोधन करने के लिए कठोर विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि विशेष प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप देखते हो कि हमारे भारत में संशोधन जब होते हैं तो उसमें से कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि विशेष जो भी उसमें परिस्थितियां होती है, जो विशेष प्रक्रिया होती है उसके द्वारा किया जाता है। बट कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो साधारण बहुमत के द्वारा भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे देश का जो संविधान है वो नम्य और अनम्य दोनों का सम्मिश्रण है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम अनम्य और नम्य को समझें तो क्या होता है कि कठोर या अनम्य संविधान उसे कहा जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। यदि एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो अमेरिका का संविधान, जो कि एक अनम्य संविधान है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसी किसी आम कानूनों के निर्माण को, जैसे ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, यानी कि संशोधन की जो प्रक्रिया होती है तो वो वही हो जो कि मतलब आम कानूनों के निर्माण की। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान जो है वो नम्य संविधान है। और बात करें हमारे भारत का जो है, तो भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है। ठीक है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। यहाँ पे क्या है कि अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधनों का प्रावधान है। अब ये नम्य और अनम्य का मिश्रण क्यों है, तो यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो, या कि एक और विशेषता में लिख सकते हो को भारत का जो संविधान है वो लचीला तथा कठोर का सम्मिश्रण है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्थितियों में इसमें विशेष प्रावधान अपनाए जाते हैं, बट कुछ स्थितियों में साधारण बहुमत के द्वारा भी पारित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो 368 अनुच्छेद है ये संशोधन के लिए बात की जाती है इसमें। तो कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत, जो कि कितना होना चाहिए, 50% से अधिक। ठीक है, इतना हो तो इसमें से संशोधित किया जा सकता है किसी भी जो भी
अपना विधेयक होता है उसको संशोधित करके पारित किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे यदि हम बात करते हैं तो कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने इसके लचीले की बात की कि 50% बहुमत के द्वारा भी पारित किया जा सकता है, लेकिन वहीं पे यदि देखते हैं तो कुछ विशेष ऐसे होते हैं, जो भी प्रावधान होते हैं कि विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पे यदि हम निष्कर्ष रूप से बात करें तो इसके अलावा क्या होता है कि कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत से के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। जो भी कुछ और भी सामान्य होते हैं तो वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि नम्य और अनम्य क्या चीज़ होता है। भारत का संविधान नम्य और अनम्य का सम्मिश्रण है, तो वो कैसे है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ। तो यहाँ पे पहला है कि भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है, ठीक है। ये जो है वो संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है, जैसे कि दो सरकार हो गई, शक्तियों का विभाजन हो गया, लिखित संविधान हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गई, संविधान की कठोरता हो गई, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई एवं द्विसदनीयता हो गई, ठीक है। तो ये जितने भी हैं तो इससे साफ पता चलता है कि भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है। और इसके बाद है कि भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। हमारा जो भारत का संविधान है जो लिखा गया है तो इसमें कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि इसमें संघीय शब्द का हमारे संविधान में कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है। भारत का उल्लेख राज्यों का संघ के रूप में किया गया है, ठीक है। जो भारत है उसका जो उल्लेख है वो राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। और ये किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो ये आर्टिकल जो हमारा फर्स्ट है, पहला आर्टिकल है, उसमें बात की गई है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट इसकी विशेषता की बात करें, सरकार का संसदीय रूप। तो इसमें हम देखते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली लागू है जो ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। हमने सब कुछ पढ़ लिया है कि किस देश से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो भारत में संसदीय प्रणाली लागू है जो ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली लागू है, ठीक है। यहाँ पे संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली को यदि हम लोग समझें तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये समझो कि भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की वजह जो है ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वयन व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। जो संसदीय व्यवस्था होती है वो क्या होती है कि विधायिका हो गया, आपका कार्यपालिका के मध्य जो समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है, ठीक है। जबकि जो अध्यक्षीय व्यवस्था होती है या अध्यक्षीय प्रणाली की बात करें तो दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है, ठीक है। आपको पता है कि अमेरिका में जो है वहाँ पे क्या होता है कि जो नागरिक होते हैं उनको मतलब कि जो नागरिकता प्राप्त होती है उनको तो एकल नागरिकता नहीं होती है, ठीक है। वो स्टेट के भी नागरिक होते हैं और देश अपने राष्ट्र के भी नागरिक होते हैं। वहाँ पे अध्यक्षीय प्रणाली है, ठीक है। लेकिन भारत ने वहाँ से नहीं अपनाया था इसको, भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया था जो कि ब्रिटेन से ली गई थी, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोगों ने समझा कि क्या होती है अध्यक्षीय और क्या होती संसदीय प्रणाली। इसके बाद हम बात करें तो संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर पर उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है, ठीक है। तो संविधान जो है केवल सेंटर पे ही नहीं, इसके बाद स्टेट में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की यदि कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण जो विशेषताएं उनके बारे में बात करें तो इसमें है कि वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालिका की उपस्थिति होती है और बहुमत वाले दल की सत्ता होती है। जो भी हम देखते हैं कि जब भी हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं तो बहुमत वाले दल की ही सत्ता होती है, जो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाता है उसकी सत्ता नहीं होती है, ठीक है।
विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की नियुक्ति, जवाबदेही। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है इसमें, ठीक है। और निचले सदन का विघटन, लोकसभा अथवा विधानसभा। हालांकि यहाँ पे यदि हम बात करें तो भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, लेकिन फिर भी क्या है कि दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। जैसे कि आप यहाँ पे समझो कि ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, ठीक है। जो ब्रिटिश की संसद है वो संप्रभु है, लेकिन भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का जो प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है गणतंत्र होता है, ठीक है। जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था होती है। जो भारत में हमारे प्रधान होते हैं यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो गणतंत्र होते हैं। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होता है। इसमें से ऐसा होता है कि यहाँ पे जो भी राष्ट्रपति का पद है वो वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है। ये जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं जो वहाँ पे उसका कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारी विशेषता है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, ठीक है। तो यहाँ पे संसदीय कहाँ से लिए गए, संसदीय संप्रभुता इंग्लैंड से और न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका से ली गई है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अमेरिका में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं कि मतलब संसदीय संप्रभुता में न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। इसके बाद नेक्स्ट आती है कि एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। हमारे भारत में जो है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत की न्यायपालिका एकीकृत एवं स्वतंत्र है, वो कुछ किसी भी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है, उसमें किसी का भी दबाव नहीं होता, ठीक है। इसमें से सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद होता है हाई कोर्ट, उसके बाद होता है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो गया जो जिसका पावर सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद स्टेट में जो होते हैं हाई कोर्ट होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करें जो नेक्स्ट विशेषता है तो इसमें है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, 7 मौलिक अधिकार थे। तो जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार हो गया। आर्टिकल 14 से 18 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके पूछे भी जाते हैं। इसको हालांकि हम लोग डिटेल से समझेंगे, बट ये विशेषता के अंतर्गत है इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार पहला है आर्टिकल 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक और शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक और सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक, ठीक है। उसके बाद हम बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 है। यहाँ पे बात करते हैं यदि तो जो हमारा आर्टिकल 32 है इसको भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, आप चाहो तो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर बाकी अधिकार आपातकाल में स्थगित हो सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपातकाल की स्थिति में कौन कौन से अनुच्छेद स्थगित नहीं किए जाते हैं या कौन कौन से किए जाते हैं। तो यहाँ पे 20 और 21 जो आर्टिकल है उसको नहीं मतलब स्थगित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 21 में हो गया कि आपको सांस लेने की मतलब कि सांस लेने का अधिकार है, पानी पीने का अधिकार है और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो ये आपका हनन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इसको आप निलंबित नहीं कर सकते हो। इसके बाद बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं जो कि हमारे संविधान की विशेषता को बताते हैं। ये 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। सामाजिक हो गया, गांधीवादी हो गया और उदार बौद्धिक हो गया। ये सारे हमारे एम लक्ष्मीकांत जी की बुक में अलग से बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे इनको बस इतना शार्ट आउट जानेंगे कि क्या क्या इसमें है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं, हालांकि इनको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यह तीनों वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हो गया कि सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक, ठीक है। उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य है मेन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है
और इसमें यहाँ पे जो बात की गई है कि मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर रखी गई है। ठीक है, यानी कि इनमें दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है, जिसको हम लोग समझेंगे आगे। जो मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। ठीक है, या फिर यहाँ पे बात करें तो मौलिक कर्तव्य, जो कि वर्तमान समय में 11 हैं। ठीक है, उसके बाद जो 11वां कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के 42वें संविधान में जोड़ा गया था, 51 का में। ठीक है, आर्टिकल 51 के का में ये जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं है। और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी कि भारत का संविधान जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि यहाँ किसी भी जाति धर्म के लोग हों तो उनमें भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, उनको हर एक जाति धर्म जाति वर्ग के लोगों को अपना अपना धर्म मानने की, अपना अपना धर्म मनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो भारत का संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है। प्रस्तावना में यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, तो हमारे प्रस्तावना में जो है पहले ये शब्द नहीं था, बट बाद में जब 42वां संविधान संशोधन 1976 होता, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जोड़ा गया था इस वर्ड को, किसको, धर्मनिरपेक्षता को। इसके बाद यदि हम बात करते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे 1989 में 61वें संविधान संशोधन में 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। यहाँ पे सबसे पहले आप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब समझो कि जो व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो तो उसे मत देने का अधिकार होता था। ठीक है, यानी वोट देने का अधिकार होता है। उसमें ना तो सामाजिक, ना आर्थिक, ना शैक्षणिक कोई भी भेदभाव किए बिना उसको वोट देने का अधिकार होता है। और यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात है कि हर एक व्यक्ति के वोट का मूल्य सिर्फ एक होता है। ठीक है, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, या आप कोई आम आदमी हो, मजदूर हो, कोई भी हो, हर एक का वोट जो है सेम होता है। जब आप 7th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो है समानता है, ठीक है, उसमें जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझोगे कि कैसे उसमें उसके वोट का मत एक होता है और कैसे क्या क्या उसमें बात की गई थी। तो यहाँ पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है कि किसी भी जाति, धर्म, सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक रूप से भेदभाव किए बिना ही जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो या उससे अधिक हो तो उसे वोट डालने का अधिकार होता है। ठीक है, हालांकि पहले क्या था कि 21 वर्ष की उम्र रखी गई थी, लेकिन बाद में घटा के कितनी कर दी गई थी, तो 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, ये कब की गई डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और संशोधन भी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में की गई थी। ठीक है, बात करें फिर उसके नेक्स्ट विशेषता की, तो एकल नागरिकता। एकल नागरिकता में क्या था कि भारतीय संविधान फेडरल है और 2 लक्षणों यानी कि एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एक नागरिक का प्रावधान है। ठीक है, यहाँ पे अमेरिका में 2 नागरिकता की व्यवस्था है। अभी हमने बात की कि अमेरिका में क्या होता है कि लोगों को स्टेट की भी नागरिकता प्राप्त होती है और राष्ट्र की भी होती है, लेकिन जो हमारा देश है यहाँ पे सिर्फ हमको अपने राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक है, हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, ना कि यूपी के नागरिक हैं, ना एमपी के नागरिक हैं, ना तो पश्चिम बंगाल के, ना गुजरात के, ना महाराष्ट्र के। ठीक है, तो हम यदि जाने जाते हैं तो यही जाने जाएंगे कि हम भारत के नागरिक हैं। हम और किसी स्टेट के नहीं बोल सकते कि हम इसी स्टेट के नागरिक हैं। ठीक है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता की विशेषता है। इसके बाद है स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय में क्या क्या है, तो यहाँ पे है निर्वाचन आयोग, और यहाँ पे है सीएजी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस। ठीक है, तो ये जो होते हैं स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करते हैं। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हो गया निर्वाचन आयोग, सीएजी हो गया, कैग हो गया, यूपीएससी हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, और राज्य लोक सेवा आयोग हो गई। ये स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करते हैं। उसके बाद है आपातकालीन प्रतिबंध प्रबंध, तो यहाँ पे होगा राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अंतर्गत इसकी बात कही गई है, आर्टिकल 352। राज्य में आपातकाल आर्टिकल 356 या 365, वित्तीय आपातकाल 360 में। ठीक है,
आपातकाल के दौरान सत्ता केंद्र के हाथ में होती है। जब भी आपातकाल लागू होता है तो फिर राज्य कुछ भी नहीं कर सकते, अपने से कोई भी नियम कानून नहीं बना सकते हैं। सारी सत्ता जो होती है वो केंद्र के हाथ में होती है, ठीक है। वित्तीय सरकार, सॉरी, त्रिस्तरीय, तो यहाँ पे केंद्र, राज्य और पंचायत। तो त्रिस्तरीय, पहले द्विस्तरीय थी लेकिन बाद में त्रिस्तरीय कर दी गई थी। यहाँ पे भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था थी, ठीक है, पहले थी। 1992 में 73वें 74वें संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया था, ठीक है, यानी कि त्रिस्तरीय सरकार की बात की गई थी। तो इसमें से क्या होगा, ये आपको संशोधन भी याद रखना है, जिसमें कि हमारी जो 11वीं और 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। तो इसमें क्या होगा, केंद्र होगा, राज्य होगा और पंचायत होगा, यानी कि भारत में त्रिस्तरीय जो व्यवस्था चल रही है। तो अभी भी क्या है, त्रिस्तरीय। पहले हालांकि 2 स्तरीय थी, बाद में इसको त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपना लिया गया था, ठीक है। तो आई होप कि ये विशेषता जो थी तो हम लोगों ने इसको थोड़ा शार्ट आउट में समझा है। देन उसके बाद ये जितने हैं, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इन डिटेल्स से दिए हुए हैं, अलग अलग चैप्टर में है। तो हम लोग उसको जो चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो अच्छे से समझते जाएंगे, ठीक है। सो अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, खुश रहो।